क्या शेयर मार्केट से हर महीने रेगुलर इनकम जनरेट किया जा सकता है? क्या हम शेयर्स पर भरोसा कर सकते हैं हर महीने कंसिस्टेंट रेगुलर इनकम के लिए? दोस्तों, इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम अपने इन्हीं सवालों का जवाब अपने इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे अपने सवाल का जवाब कि क्या शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए, शेयर मार्केट उतार चढ़ाव भरा होता है, कभी ऊपर रहता है कभी नीचे होता है। आपको पता है कि मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव का दौर बना रहता है। शेयर कभी एक कांस्टेंट डायरेक्शन में नहीं चलते, इसलिए ये अंदाज़ लगाना बहुत मुश्किल है कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, और इसी वजह से शेयर के प्राइस में मूवमेंट आती रहती है। तो हम कैसे जनरेट कर पाएंगे रेगुलर इनकम, और क्या तरीके हैं कि शेयर मार्केट में हम रेगुलर इनकम जनरेट कर पाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत सारी ढेरों कंपनियां हैं जो कि कैश कंपनी हैं, जो कि अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड रिवार्ड करती रहती हैं। रेगुलर डिविडेंड पे कंपनियां हैं, तो हमें ऐसी कंपनियों पर भरोसा करना चाहिए और हमें ऐसी कंपनियों के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करने चाहिए। और हमें रेगुलर इनकम जनरेशन के लिए डिविडेंड पे भरोसा करना चाहिए। तो डिविडेंड एक तरीका है कि जिससे आप जो है हर क्वार्टरली आपको कंपनियां डिविडेंड पे करती रहेंगी। क्वार्टरली कोई कोई कंपनियां 6 मंथली, कोई कोई कंपनियां वंस इन अ ईयर डिविडेंड पे करती हैं। बट आपको उन्हें डिविडेंड का रेशो चेक करना चाहिए कि वो किस रेशो में डिविडेंड पे करती हैं। ये डिविडेंड रेशो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया है उसका डिविडेंड रेशो कितना है। उसका डिविडेंड रेशो 1%, 2%, 3% या कितने परसेंटेज है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो आपको साल में कितने परसेंट का डिविडेंड मिल रहा है, ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस कैलकुलेशन के बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या वो कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है। ये मीन्स उसने पिछले साल डिविडेंड पे किया था, क्या वो इस साल भी डिविडेंड पे कर रही है। और पिछला आप कुछ ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए पिछले 10 सालों का, और जितना हो सके जितना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड आपका निकल जाए कि उसने किस पैटर्न में डिविडेंड पे किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने 1 साल डिविडेंड पे किया है, अगले साल वो डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। और उस अगर आप ऐसे कंपनियों का हिस्ट्री निकाल लेंगे कुछ 8-10 कंपनियों का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने किस रेशो में डिविडेंड पे किया है और उसके वैल्यू में कितनी बढ़त हुई है। और कंपनी भी दोस्तों कैश रिच कंपनी होनी चाहिए, और कैश रिच कंपनी है तो उसके डिविडेंड पेमेंट करने के आसार ज़्यादा होते हैं। तो और एक पैरामीटर आपको और ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है तो वो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। मतलब पिछले साल उसने जो डिविडेंड पे किया है, इस साल भी वो वही डिविडेंड पे कर रही है या उससे बढ़ता हुआ डिविडेंड पे कर रही है। तो अगर आप पिछले 8 से 10 सालों का निकालेंगे, एक चार्ट निकालेंगे, तो आपको ये दिखना चाहिए कि डिविडेंड पिछले 10 सालों में बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, ये डिविडेंड घटते हुए क्रम में नहीं होना चाहिए। और इसका आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालने के बाद तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा कि इसने कितना डिविडेंड पे किया है। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो डिविडेंड आपको ऐसे यूज करना चाहिए कि डिविडेंड उसने जो भी पेमेंट किया है, आप पूरे साल के डिविडेंड अमाउंट को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि महीने 12 होते हैं, साल में महीने 12 होते हैं। आप 12 से डिवाइड कर दीजिए तो वो एक महीने का अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी में 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है और अगर उसने 1 लाख रुपए जो है साल में डिविडेंड दिया है, आपने 12 से डिवाइड किया, तो 12 से डिवाइड करके 8,000 कुछ रुपए मंथली आ रहे हैं। तो ये 8,000 रुपए का आप अमाउंट मंथली यूज कर सकते हैं अपने स्पेंडिंग के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है इस साल, अगर आपको इस साल कंपनी से जो भी डिविडेंड आया हुआ है, अगले साल आप इस अमाउंट को किसी सेविंग अकाउंट में रख लीजिए और अगले साल इसे हर महीने आप यूज कर सकते हैं अपने स्पेंडिंग के लिए, और इसी डिविडेंड अमाउंट को। तो आपको शेयर बेचने की जरूरत नहीं है, आप बिना शेयर को बेचे कंपनी का डिविडेंड अमाउंट यूज कर सकते हैं अपने मंथली रेगुलर इनकम के लिए। तो ऐसा ये आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए, ये कोई एक इंस्टेंटली या 1 साल का या 1-2 महीने का खेल नहीं है। ये आपको 5 से 6 साल के लिए प्लानिंग करनी होगी कि मैं 5 से 6 साल के लिए मैं एक अच्छी कंपनी की लिस्ट बनाऊं और अच्छी कंपनी को मैं चूज करूं डिविडेंड के लिए, डिविडेंड इनकम के लिए। और जो अच्छी नामी कंपनियां हैं और जो कैश रिच कंपनी है जिसमें कोई डेट नहीं है
और जो रेगुलर डिविडेंड पेमेंट कर रही हैं, तो ऐसी कंपनियों की लिस्ट बना के हम प्लानिंग कर सकते हैं 5 से 6 सालों में कि क्या ये रेगुलर डिविडेंड पेमेंट कर रही है, क्या इनसे रेगुलर इनकम हो रही है। तो इसी अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं अपने रेगुलर इनकम के लिए। और दूसरा तरीका, एक और तरीका है कि बाई बैक का। कुछ कंपनियां बाई बैक लाती हैं, और आईपीओ का भी तरीका है, जो कि मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, और इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो डिविडेंड इनकम ही डिस्कस करने वाला हूँ कि डिविडेंड से आप कैसे अपना रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हम इस डेटा को अपने चार्ट, अपने शीट के थ्रू समझेंगे। आइए देखते हैं आप मेरी शीट। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है, मैं आपको ये टेबल समझाता हूँ कि इस टेबल की वैल्यूज़ कैसे कैसे कैलकुलेटेड है। तो अगर जो आप लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, यहाँ पे जो आप फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, तो ये स्टॉक्स का कॉलम है। मैंने यहाँ पे 10 कंपनियाँ सेलेक्ट की हैं। तो ये 10 कंपनियाँ हैं इस पोर्टफोलियो में। मैंने 10 कंपनियों को सेलेक्ट किया है स्टॉक्स में। और ये जो है सेकंड कॉलम जो रिप्रेजेंट करता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन 2014। तो 2014 में अगर आपने कितना इन्वेस्ट किया होता पर शेयर में, इस शेयर में आपने ये वाला वैल्यू इन्वेस्ट किया होता, और टीसीएस में आपने ये वाला वैल्यू इन्वेस्ट किया होता, तो हर शेयर में आपने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया होता। तो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिख रहा है वो 2014 में। और जो थर्ड कॉलम है वो नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट अपने आप होके आ जा रहे हैं कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते जब आपने ये पैसा लगाया होता। तो आपको इस बजाज ऑटो के कितने शेयर मिलते, और 1000 रुपये में आपको टीसीएस के कितने शेयर मिलते। तो ये जो तीसरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने पैसे में आपको कितने शेयर्स मिलते। और जो यहाँ पे अब आप देखिए शेयर प्राइस, तो ये 2014 में जो शेयर प्राइस था वो क्या था, एक शेयर का प्राइस 1783 रुपये था। और जो करंट 2021 में अभी आज का जो करंट प्राइस है वो 3866 रुपये। तो दोस्तों, एक शेयर का प्राइस, ये जो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक शेयर का प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है। 2014 में एक शेयर का प्राइस क्या था, और 2021 में एक शेयर का प्राइस क्या है। तो और यहाँ पे इसके बाद हम आते हैं डिविडेंड कॉलम पे। तो ये जो है, ये यहाँ पे 2014 से 2021 में इन कंपनियों ने कितना कितना डिविडेंड दिया है, वो ऊपर वाली रो रिप्रेजेंट कर रही है बजाज ऑटो का डिविडेंड। तो हर एक कंपनी का मैंने ऊपर वाले कॉलम में डिविडेंड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और नीचे वाला जो कॉलम है वो डिविडेंड की वैल्यू है कि डिविडेंड जो पर शेयर ये इतना डिविडेंड इसने दिया था 2014 में, और आपको कितना पैसा मिलता है उस डिविडेंड से। अगर आपके पास, आपने इतना इन्वेस्ट किया होता तो आपको कितना पैसा मिलता, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो 2014 में आपको इतना डिविडेंड मिलता, 2015 में आपको इतना डिविडेंड मिलता बजाज ऑटो में, और 2016 में इतना। तो ये आपको यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू शो की गई है। और उसके बाद आप आते हैं तो सम ऑफ डिविडेंड इन 2021, इन सब का मैंने सम किया हुआ है कि 2021 में आपको टोटल डिविडेंड से आय कितनी होती। तो अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते सन 2014 में बजाज ऑटो में, तो आपको जो अब तक टोटल डिविडेंड मिला होता 1000 रुपये में से, वो 330 रुपये का डिविडेंड मिला होता 2021 तक में। 330 रुपये का अभी तक आपको डिविडेंड मिला होता। और जो शेयर की जो करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हुई होती, आपके 1000 रुपये बढ़ के हो गए होते 2168 रुपये। तो ये तो बजाज ऑटो का है, ये जो पहला रो है। और ऐसे ही आप अगर सेकंड रो देखेंगे टीसीएस का, तो टीसीएस से आपकी डिविडेंड की आय हो गई होती 359 रुपये, और टीसीएस का प्राइस आपका बढ़ के हो गया होता 3043 रुपये। ऐसे ही आप अगर इन्फोसिस को देखेंगे तो आपको इन्फोसिस से डिविडेंड की आय हुई होती 597 रुपये, और जो करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 3093 रुपये। तो ऐसे ही मैंने सभी कंपनियों के मैंने कैलकुलेट किए हैं। तो मैंने ये एज्यूम किया है कि अगर आपने 1000 रुपये हर कंपनी में लगाए होते, 10 कंपनियां हैं और 10,000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपको जो पूरा टोटल डिविडेंड मिला होता अभी तक 3493 रुपये इन सभी कंपनियों में। और जो इसकी करंट वैल्यू हो गई होती वो 29,114 रुपये। तो आपको 10,000 में 29,000 आपका अमाउंट बढ़ के हो गया होता, और आपको जो डिविडेंड की आय हुई होती वो 3,493 रुपये। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने सभी डिविडेंड का मैंने सम कैलकुलेट किया हुआ है कि 2014 में अगर आपको पूरा ईयरली डिविडेंड, ये ईयरली सम है कि आपको 2014 में जो टोटल डिविडेंड से आय हुई है, साल में
₹670 की आई हुई है और आपको मंथली कितना मिल रहा है वो ₹55। तो आपको ₹55 मंथली डिविडेंड की इनकम के रूप में आपको मिलता 2014 में, और ऐसे ही 2015 में आपको मंथली जो डिविडेंड इनकम आपकी होती वो ₹36। ऐसे 2016 में आपकी ₹30 की डिविडेंड इनकम मंथली होती, और जो 2017 में ₹33 और फिर ₹33 फिर ₹31, ये पर मंथ की कैलकुलेशन है। येलो वाली जो आपको रो दिख रही है वो पर मंथ आपको इतनी डिविडेंड मिलता रहता, और ये जो है ईयरली आपको टोटल इतना डिविडेंड मिलता। तो अब हम थोड़ा यहाँ पे अमाउंट को बढ़ाते हैं। अगर आपने ₹1000 पर शेयर की बजाय अगर आपने 2014 में ₹10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता हर शेयर में, तो अब देखिए ₹10,000 अगर आपने सभी शेयर में लगाए होते, मतलब ₹1,00,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट और ₹10,000 पर शेयर, तो आपको जो है यहाँ पे ₹6,703 आपको टोटल डिविडेंड की आई हुई होती 2014 में, जिसमें से जो आपकी मंथली इनकम है वो आपको ₹558 2014 में हर महीने की इनकम होती। तो अब इसमें क्या है कि देखिए आपकी जो साल की आय है वो आपको आपकी जो डिविडेंड से कमाई हो रही है वो ₹6,703 हो रही है। तो आप उसे ऐसा प्लान कर सकते हैं कि आप उसे नेक्स्ट ईयर के लिए मंथली यूज कर सकते हैं। आप पहले जैसे इस साल आपकी जो डिविडेंड की पूरी इनकम हुई है आप उसे टच मत करिए, और फिर जो भी पूरे साल की इनकम हुई है आप उसे मंथली डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे टोटल ईयर में आय हुई है ₹6,703, तो मैं इसे नेक्स्ट ईयर में यूज करूंगा हर महीने अपनी इनकम जनरेशन के लिए। तो जो इनकम अमाउंट है, जो डिविडेंड अमाउंट है, वो आप किसी भी बैंक में डाल सकते हैं और उसमें मंथली उस पर जो है उसे मंथली विड्रॉ कर सकते हैं, और मंथली विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जैसे 2014 के बाद अगर हम 2015 को देखें तो आपकी हर महीने की जो इनकम होती है वो ₹360। तो ऐसे ही ये जो येलो कॉलम है ये आपको मंथली इनकम दिखा रहा है। तो मंथली इनकम देखिए प्लान किया जा सकता है एक साल बाद। जैसे आपको 2014 में जितनी आई हुई है वो 2015 में आप मंथली इनकम के रूप में लीजिए, 2015 में जो आपको टोटल डिविडेंड मिला हुआ है वो आप 2016 में लीजिए, और 2016 में जो मिला है वो आप 2017 में मंथली इनकम के लिए रूप में यूज करिए। तो ऐसे अगर आप यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली जो है यहाँ मार्केट से डिविडेंड इनकम को आप मंथली इनकम के रूप में यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये 6 साल का डेटा दिखाया गया है। तो आपको एक बार प्लान करने में 6 साल तो लगेंगे, 5 से 6 साल लगेंगे, और आप धीरे धीरे अपने कॉर्पस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और अमाउंट बढ़ाता हूँ, 10,000 से मैं यहाँ पे थोड़ा ₹1,00,000 का करता हूँ। अगर आपने एक लाख रुपए हर शेयर में लगाए होते, तो देखिए अगर आपने एक लाख रुपए लगाए होते तो एक लाख रुपए लगा के अगर आपने ₹10,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता 2014 में, तो आपकी जो मंथली इनकम होती वो 5,586 के रूप में होती। 5,586 आपको हर महीने इनकम आती होती डिविडेंड से, और आपका इन्वेस्टमेंट एज इट इज रहता। तो जो आपका जो बढ़ के जो पोर्टफोलियो हो गया होता वो ₹29,11,401 ये आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती, और आपको मंथली इनकम भी आता रहता। तो टोटल आपकी डिविडेंड इतनी होती जिसे आप अगले साल यूज करते हर महीने इनकम जनरेशन के लिए। तो आपको ₹5,586 इस साल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर आपको ₹3,607। तो देखिए ये ऊपर नीचे होगा क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं कि इस साल उन्होंने कोई बेटर डिविडेंड दिया बट नेक्स्ट ईयर उन्होंने उतना अच्छा डिविडेंड नहीं दिया। तो अगर हम इसमें देख सके तो जो सबसे मिनिमम है, हमें मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहिए। हमें मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम छोड़ दें तो मिनिमम ₹3,000। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपकी ₹3,000 तो डिविडेंड से इनकम होगी। जो अगर हम देखें कि पिछले 6 सालों का जो मिनिमम पर मंथ इनकम है वो ₹3,000 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे येलो कॉलम में 2016 के लिए, और हर सारे सालों में बढ़ती हुई डिविडेंड की इनकम ही दिख रही है। तो 2016 में 3,000 भी अगर आप एज्यूम करते हैं तो आप 3,000 को एज्यूम कर सकते हैं कि इतनी तो डिविडेंड से इनकम होगी। अब हम थोड़ा वैल्यू को और बढ़ाते हैं। ₹1,00,000 पर कंपनी से बढ़ा के अगर हम यहाँ पे 10 लाख करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हमने ₹10,00,000 कर दिया, मतलब टोटल 10 कंपनियों में हमने हर एक कंपनी में 10-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और जो है टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई है। टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है, जो इनपुट इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो है ₹1 करोड़ का।
तो 10 लाख रुपए पर कंपनी, 10 कंपनियों में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है और टोटल आपने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे मंथली इनकम देख सकते हैं 55,864 रुपए की आपको पर मंथ इनकम हुई 2014 में। और ऐसे ही आपको 36,074 रुपए की पर मंथ इनकम हुई 2015 में, 30,000 की पर मंथ इनकम हुई 2016 में, तो 33,000 पर मंथ की इनकम हुई 2017 में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो 30,000 रुपये पर मंथ की इनकम है वो मिनिमम है 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में। और आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपको ये जो है पर मंथ की डिविडेंड की इनकम यहाँ पे दिख रही है। और अगर आप थोड़ा और बेटर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मुझे डिविडेंड की इनकम मैक्सिमम हो, थोड़ा जो ये मिनिमम है, अगर आपको इस रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इस चार्ट से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड किसने दिया। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपने अमाउंट तो इक्वल इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए हर एक कंपनी में, बट सबसे ज़्यादा डिविडेंड इनकम किसकी आ रही है, तो यहाँ पे जो है 3,30,000 जो है वो इसकी आई है बजाज ऑटो की, और ऐसे ही 3,59,000 TCS की आई है, 5,97,000 इन्फोसिस की आई है। तो आप अगर इन्फोसिस की देखें तो 5,97,000 रुपये आपको डिविडेंड की कमाई हुई है। जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है वो इन्फोसिस ने। और अगर आप नेक्स्ट कंपनी को देखें, ओरेकल फाइनेंशियल सोल्यूशन सर्विसेज, OFSS, इसने भी जो है ये बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड दिया है 5,14,000। तो और डिविडेंड जो है कम है वो HDFC का डिविडेंड कम है, जो कि इस रेशो को आपको थोड़ा डेटा को थोड़ा ख़राब कर रहा है। और तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप HDFC को अवॉइड कर सकते हैं डिविडेंड इनकम के रूप में। HDFC अगर आप नेक्स्ट कंपनी देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज, इसने भी 4,75,000 का दिया है। तो HCL टेक्नोलॉजीज भी एक अच्छी कंपनी, बेहतरीन कंपनी बनती है डिविडेंड इनकम के लिए, सिलेक्शन के लिए। और कोलगेट का आप देखें तो 2,55,000 रुपये ही। और HUL का देखें तो 3 लाख की इनकम हुई है आपकी डिविडेंड से। और अगर एशियन पेंट का देखें तो 1,25,000। तो आप अगर आप इसकी बेहतरीन प्लानिंग कर रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प का देखें तो 3,54,000। तो अगर आप इसकी बेहतरीन प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 लाख वाली कंपनी को हटा सकते हैं, तो थोड़ा आपका और बेटर परसेंटेज आएगा। और अगर आप चाहें तो इन्फोसिस और ओरेकल फाइनेंशियल सोल्यूशन सर्विसेज, अगर आप इन्हीं दोनों को प्लान करते तो आपका शायद डिविडेंड इनकम और बेटर होता। तो इन दोनों की अगर आप देखते खाली इन दोनों का, तो आपकी जो टोटल डिविडेंड इनकम यहाँ पे अभी दिख रही है वो सारा का सारा पैसा अगर आप इन्हीं में इन्वेस्ट करते तो आपको 5,97,000 और 5,14,000, तो इसमें से 10 लाख रुपए, मतलब 10 लाख रुपए आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 लाख रुपए मुझे 2 कंपनियों में मिला है। और अगर आप 50 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ करते, 50 लाख का यहाँ पे करते, तो आप उसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो है 25 लाख और 25 लाख आपको कम से कम 50 लाख रुपए की आय हुई होती। जो यहाँ पे 34 लाख रुपए की आपको टोटल डिविडेंड अमाउंट दिख रहा है, वो 34 लाख के बजाय 50 लाख आपको दिखता, तो यहाँ पे आपकी मंथली कमाई और अच्छी होती। तो जब भी आप डिविडेंड प्लान करें तो आप इसी तरह से देखें कि कौन सी कंपनी का डिविडेंड बेहतरीन है और आकर्षक है, और आप उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड इनकम के लिए शामिल कर सकते हैं। और ऐसी कंपनियों को आप अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और इसी तरह से आप प्लान कर सकते हैं। 5 से 6 साल जरूर लगेंगे आपको एक मंथली इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन आप ऐसे प्लान कर सकते हैं। और आप अगर इसमें देखिए, थोड़ी श्योरिटी तो नहीं है कि किसी कंपनी ने किसी ईयर दिया है और किसी ईयर नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम OFSS का देखें तो यहाँ पे आपको ईयर 2019 में कोई डिविडेंड इनकम नहीं दिख रहा है, बावजूद इसके भी आपको दिख रहा है कि 5,14,000 का इसने टोटल डिविडेंड दिया है पिछले 5 से 6 सालों में। तो जो भी आपने मंथली इनकम प्लान कर रखा है कि मुझे 50,000 रुपये की मंथली इनकम चाहिए, उससे एक्सेस में अगर डिविडेंड आ रहा है तो आप वो अमाउंट सेव कर सकते हैं किसी ऐसे साल के लिए कि जिसमें अगर कंपनी डिविडेंड नहीं भी डिक्लेयर करती है तो भी आपको कोई इशू ना हो। तो ऐसे करके आप मेरी सलाह ये रहेगी कि जैसे हमने इस डेटा से देखा इन्फोसिस और ओरेकल फाइनेंशियल सोल्यूशन सर्विसेज, तो इन दोनों कंपनियों को आपको अपनी डिविडेंड इनकम के लिए जरूर यूज करना चाहिए, और इन दोनों का सबसे मैक्सिमम परसेंटेज है, तो आप इन दोनों में अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। और आप चाहें तो मैक्सिमम सारा इन्वेस्टमेंट इन्हीं में कर सकते हैं और अपना मंथली इनकम उसी तरह से प्लान कर सकते हैं। तो और मेरा एक ये भी सजेशन रहेगा कि अगर आपको इसमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इसमें फिक्स आपको इनकम हर महीने आपको कैसे लगेगी, तो आप ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि 50% आपने, आपका जो टोटल कॉर्पस है उसका 50% आपने शेयर्स में, डिविडेंड शेयर्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, और 50% आप फिक्स कर दीजिए। वो या तो फिक्स डिपॉजिट हो सकता है
या तो पीपीएफ हो सकता है, या तो फिर कोई मंथली इनकम स्कीम हो सकती है, कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम, जहाँ से भी आपको मंथली इंटरेस्ट मिले। बट अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आप वो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। सजेशन ये है कि 50 लाख आप इसमें इन्वेस्ट करिए शेयर मार्केट में, और 50 लाख आप फिक्स कर दीजिए। तो दोनों से ही आपका जो है कुछ मंथली इनकम आएगा, और आप उसे यूज कर सकते हैं अपने मंथली इनकम जनरेशन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन पसंद आया होगा, और आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी अपने मंथली इनकम कैलकुलेट करने के लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के जरिए। तो होपफुली कि ये आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कशन करेंगे किसी नए थीम के साथ, नए स्कीम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।